हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम मिले आपके साथ बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। छोटा है पर हाँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं और एक एक क्वेश्चन मायने रखते हैं आपके नीट एग्जाम में। तो इसलिए आपको तो तैयारी हर एक चैप्टर की करके चलनी है कि भाई बायोलॉजी में अगर 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो आपके एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी लाइन है, उनको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स रहता है कि मतलब हम ये बुक मतलब बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक है, उसको हम मतलब पढ़ें कि एनसीईआरटी पढ़ें। तो बायोलॉजी के आज तक देखिए, जितने भी आप मतलब नीट्स के जो भी टॉपर्स हैं उनसे पूछेंगे तो सभी यही सजेस्ट करते हैं कि नीट के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होता है। तो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी देखिए, आप बहुत सारी बुक को नहीं पढ़िए, आप एक बुक को पढ़िए, लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए, अच्छे से पढ़िए। फिर देखिए, आपको रिजल्ट्स जितना बेटर मिलेगा उतना बेटर आपका रिजल्ट्स कई सारे बुक को पढ़ के नहीं मिलेगा। एक बुक पे अपना फोकस बनाए और एनसीईआरटी से ही एनटीए क्वेश्चंस करता है, तो भाई हमें दूसरे पे क्यों जाना। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको यहाँ से पूरे सिलेबस को मतलब ये पूरे चैप्टर को रिवीजन करवाएंगे। और ये बचे हुए जो नीट्स के हमारे दिन है उसमें से एक बार हम सभी चैप्टर्स के रिवीजन कर लेंगे और क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आइए हम लिविंग वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो नीट का अपडेटेड सिलेबस है उसमें से लिविंग वर्ड्स में से कुछ टॉपिक हटा दिया गया है। जैसे कि व्हाट इज लिविंग, ये हटा दिया गया कि मतलब लिविंग क्या है, ये हटा दिया गया है। जैसे कि इसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इस पे क्वेश्चंस आते थे, तो ये टॉपिक हटा दिया गया अब सिलेबस के अनुसार। तो शायद ना आए क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार हम इसे रिवीजन कर लेंगे। और ये हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो इसे हम बहुत ही जल्दी वन शॉट में क्या कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, फिर टेक्सोनॉमी एड्स, ये तीन टॉपिक हैं आपको जो क्या करना है, इसमें पढ़ना है। सबसे पहले कि जीवन मतलब जीव क्या है, या से लिविंग थिंग क्या है। तो इसमें से आपको कैरेक्टर देखे जाते हैं कि आखिर हम ग्रोथ लें, रिप्रोडक्शन लें, मेटाबॉलिक लें, कॉन्शियस लें, तो कैसे हम फीचर करें, मतलब इसमें कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जो ग्रोथ होता है इसको हम दो प्रकार से, एक तो हम इंक्रीज इन मास बोल सकते हैं, इसके जो दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक इंक्रीज इन, या से इंक्रीज इन शेल। ये आपके पास दो होते हैं जिसे आप ग्रोथ बोल सकते हो, कि मतलब मास में वृद्धि होगी तभी भी हम बोलेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रही है। अब सेल में भी वृद्धि होगी तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। अब देखिए, क्या हम ग्रोथ को बता सकते कि ये डिफाइनिंग फीचर है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो है ग्रोथ। देखिए, एक माउंटेन्स हो गया, या मान लीजिए एक मिट्टी कहीं से उड़ के एक जगह टीले को बहुत बड़ा बना दी, तो उस टीले पे भी तो मास इकट्ठा हुआ ना, तो वहां का मास बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो हम उसे भी ग्रोथ बोल सकते हैं। लेकिन क्या वो लिविंग वर्ड है? तो नो, वो लिविंग थिंग नहीं है। हमारे एक किसी जीव के अंदर ग्रोथ होती है तो वो तो लिविंग थिंग है, लेकिन हम ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते, यानी जो आपके पास ग्रोथ है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर नॉट, मतलब ये आपके पास ग्रोथ हो गया, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ एक नॉन लिविंग थिंग में भी हो सकती है और लिविंग थिंग में भी हो सकती है। तो हम यहाँ से इसे नहीं बोल सकते कि ग्रोथ आपकी डिफाइनिंग फीचर है। देखिए, आपसे यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए इसमें से आपको सही कैरेक्टर लाइन का चूज करना होता है, वहां से कई सारे दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफाइनिंग फीचर कौन है। फिर दूसरा आपके पास जल्दी से हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन में मतलब सेल डिवाइड करती है, एक नए जीव का निर्माण होता है, तो ये सारा रिप्रोडक्शन हो गया। क्या रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि केवल लिविंग थिंग ही रिप्रोडक्शन करती है और नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं करती है? तो ये तो सही है, हमने बोला कि नॉन लिविंग थिंग जो है रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, वो खुद से अपने जैसी संतति नहीं बनाएगी। लेकिन अब एक्सेप्शन यहाँ पे ये आता है कि सभी लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। जैसे कि आज आपके पास म्यूल एंड सर्टाइल ह्यूमन,
ह्यूमन कपल, ये सब जो है जैसे सर्टाइल वी वर्कर्स, मानी जो आपके वी वर्कर्स मतलब वर्कर्स भी होती है, वो भी तो जीव है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करती है। म्यूल भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, सर्टाइल ह्यूमन भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, फिर भी वो जीव है। यानी ये भी आपके पास डिफाइनिंग फीचर नहीं है। यानी ग्रोथ और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब देखिए जो मेटाबॉलिक रीजन होता है, इसमें से दो प्रकार का होता है। एक आपकी क्रिया होती है एनाबॉलिक एंड दूसरी होती है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक, इसमें आपका क्या होता है, कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है और इसमें सिंथेसिस होती है। तो देखिए मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है ये एक डिफाइनिंग फीचर है, इसे हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं कि ये आपके पास डिफाइन फीचर है, क्योंकि यहाँ से लिविंग थिंग ही किसी सेल मतलब सेल में ये होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये मतलब किसी सेल में होगी, किसी लिविंग थिंग में ही होगी, किसी नॉन लिविंग थिंग में नहीं होगी। यहाँ से थोड़ा सा इसका आता है कि ये मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तथा इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जो इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं लेकिन वो भी तो लिविंग थिंग है, तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, तो इसमें भी मतलब क्या होता है कि मतलब रिएक्ट करना, तो रिएक्ट करते हैं ना कोई भी जीव है, तो मान लीजिए उनकी कॉन्शियसनेस होती है कि मान लीजिए हीट या किसी भी चीज का उन पे असर पड़ रहा है तो वो तुरंत क्या करेंगे, एक्शन देंगे। तो ये भी आपके पास क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये आपके पास खत्म हो गया, यहाँ से ये टॉपिक मतलब एक बार बस रिवाइज कर दिया हमने और यहाँ से मतलब ये टॉपिक आपका हट गया है। अब देखिए ग्रोथ में एक टॉपिक छूटा हुआ है कि आपके पास एक सेम क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूअसली होती है और जो जीव मतलब एनिमल्स में होती है वो ओनली सर्टेन टाइम के लिए होती है। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि अगर आप प्लांट ले लें, प्लांट, तो इसमें जो ग्रोथ होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी। और आप एनिमल की बात करें, एनिमल की, तो यहाँ पे सर्टेन टाइम होती है, सर्टेन टाइम। यानी एनिमल के लिए एक फिक्स टाइम होती है कि ये यहाँ तक वृद्धि करेगा और फिर उसके बाद वृद्धि नहीं करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी एज में मान लीजिए जैसे कुछ फेज होते हैं, कुछ ईयर्स फिक्स होते हैं कि हाँ इस ईयर तक बच्चे की ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। हम आजीवन तो बढ़ते नहीं रहते हैं, लेकिन प्लांट वो आजीवन तक बढ़ता रहता है, तो यानी वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहता है। तो ये आपके पास व्हाट इज लिविंग में चीजें खत्म होंगी। हमने लिविंग को डिफाइन कर लिया, तो डिफाइनिंग फीचर आपको हमें मेटाबॉलिक मिला और कॉन्शियसनेस मिला। और एक सेल होता है, यहाँ से एक और टॉपिक आ जाता है आपके पास सेल इसी में, तो सेल भी आपके पास डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि एक जीव में ही सेल होगी, एक जीव होगा वही सेल से क्या, कोशिका से बना होगा। और एक सेल्फ कॉन्शियसनेस क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में केवल ह्यूमन दर्शाता है, लेकिन अब ह्यूमन में भी एक्सेप्शन आ जाते हैं। जैसे कि कोई कोमा में इंसान है तो भाई वो जीव तो है लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है वो डेड हो गया होता है। अब वो कभी भी आ सकते हैं अपनी लाइफ में, फिर वो सही हो सकते हैं, लेकिन जब वो कोमा के अंदर है तो उन्हें वो कोई भी मतलब संवेदना दर्शाएंगे नहीं, मतलब आप उन्हें कुछ भी करेंगे तो उन्हें वो रिएक्ट नहीं देंगे। तो ये आपके पास व्हाट इज लिविंग हो गया। अब भाई हमने लिविंग को जान लिया कि हाँ लिविंग है, अब हम खोजने चल दिए इस पूरे अथाह सा संसार में कि कितने लिविंग है, कैसे हम इसको काउंट करें, क्या करें। तो हर साइंटिस्टों ने तो हमारे लिए इतनी आसान की कि उन्होंने क्या सारे वर्गीकरण करके रखा है जितने भी जीव हैं। तो आज तक भी अभी पृथ्वी पर ये नहीं कहा जा सकता कि सभी जीवों के नाम हम जानते हैं। कुछ जीवों के जो नाम खोजा गया है जिन्हें हम नोटबुक मतलब मान लीजिए मतलब जो साइंटिस्ट है वहां से जो भी प्रगति है उसके अंतर्गत आपके नोट किए गए हैं, तो वो आपके पास डाइवर्सिटी में अगर बात किया जाए यहाँ से बायोडाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, हम चले गए प्लांट्स बहुत है, एनिमल्स बहुत हैं, ह्यूमन मतलब इंसेक्ट्स बहुत हैं, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में। तो बात करें तो 1.7 टू 1.8 मिलियंस जो है आपके पास बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव खोजे गए हैं। इतने जीव के नाम हमें पता है, 1.7 से 1.8
मिलियन। इसमें से बात करें तो 1.2 जो होता है वो प्लांट्स होते हैं और उसके बाद 0.5 जो होते हैं वो इंसेक्ट्स में लिया गया है। फिर उसके बाद 1.25 जो लिया गया है, सॉरी 0.25 जो लिया गया है वो आपके पास एनिमल्स की गणना की गई है। तो यानी टोटल्स मिला के आपके पास 1.7 से 1.8 मिलियंस आपके पास जीवों के नाम पता है। अब देखिए बायोडायवर्सिटी में मतलब ये था कि कॉमन नाम था, एक था कि सामान्य नाम जिसे हर प्लेस टू वेरी करता था। यहाँ से अगर हम कॉमन नाम रखें, कॉमन नेम, तो वेरीज प्लेस, ये वेरी प्लेस टू प्लेस, यानी आपके पास प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा था कि मान लीजिए इसको किसी भी जीव का हमने नाम खोजा तो ये हम इसको ये नाम दिए, तो दूसरे जगह पे खोजा तो उसको दूसरा नाम दे दिया गया। तो अब इसे दिक्कतें आ रही थी कि मतलब हम एक ही जीव को अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे जान रहे हैं, तो हम कैसे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर इसको हटाने के लिए आपके पास क्या आया, साइंटिफिक कॉमन नेम प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा था, तो ये मान लीजिए छोड़िए। अब उसको हमें बांटना था तो दो इसकी पद्धति दी गई, एक आपके पास ICBN दिया गया और दूसरा ICZN दिया गया, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसका नाम था। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि दो इसमें पद्धतियां दी गई। वही मान लीजिए साइंटिफिक नेम आया तो साइंटिफिक नेम अभी हम इसमें बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि लीनियस आया तो लीनियस ने ही दी नाम पद्धति दी, तब साइंटिफिक नेम रखा जाने लगा। यानी इन पद्धतियों के अनुसार किसी भी जीव का या प्लांट हो, इंसेक्ट हो, एनिमल हो, तो एक नाम होगा साइंटिफिक नेम, जिस नेम से हम पूरे वर्ल्ड में उसको जानेंगे। तो जो बॉटनिकल में आएंगे, जो प्लांट्स आएंगे, उनको ICBN के तहत उनका नाम दिया गया, और जो जीव जंतु आएंगे, एनिमल्स आएंगे, उनको ICZN के तहत नाम दिया गया। तो ये था कि आपके बायोडायवर्सिटी में। फिर उसके बाद यहाँ से बायोनॉमेनक्लेचर आ जाता है, दूसरा टॉपिक। तो जो बायोनॉमेनक्लेचर है उसे दिया था किसने, तो ये दिए थे कैलोलस लीनियस ने। ये आपके पास मतलब यहाँ से कैलोलस लीनियस ने इसको डिफाइन किया था, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। यानी इसमें से आपको दो नाम दिए गए और दो नाम में क्या था, पहले आपके पास आई जीनस एंड दूसरी आपके पास स्पीसीज, इनको ही मिला के ये बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया। पहले जीनस लिखा जाएगा, फिर स्पीसीज लिखा जाएगा, और लीनियस ने इसको प्रदर्शित किया था। अब फिर उसके बाद हम देखें इसमें से कुछ टॉपिक जैसे साइंटिफिक नेम के अंतर्गत आ जाते हैं, कि जैसे कि अभी हमने देखा कि बॉटनिकल तथा जूलॉजिकल, तो इसको भी तो किसी ने प्रदर्शित किया। तो यहाँ से बोला जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से फादर ऑफ टैक्सोनोमी। अब देखिए जो नॉमेनक्लेचर था, जैसे दी नाम पद्धति हिंदी में बोलते हैं बायोनॉमेनक्लेचर्स, उसको तो कैलोलस लीनियस ने दिया था। लेकिन यहाँ से ये देखिए फादर ऑफ जूलॉजी थे, वो जो थे आपके पास अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ बॉटनिकल जो थे आपके पास ये थे थियोफेस्टस। एंड जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे वो फिर अगेन आपके कैलोलस लीनियस थे। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए कि साइंटिफिक नेम के आधार पे कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाता है, तो अरिस्टोटल, एंड फादर ऑफ बॉटनिकल तो थियोफेस्टस, एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कैलोलस लीनियस। तो ये आपके पास थे। थोड़ा सा ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, क्योंकि बायोडायवर्सिटी आपको पढ़ना है। ये तो टॉपिक हट गया, लेकिन ये है
तो भाई जब ये कम टॉपिक होंगे तो डिटेल्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही तो आपके पास ऐसा हमें लगता है कि सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाई जब सिलेबस शॉर्ट किया जाएगा, कम टॉपिक रहेगा तो क्वेश्चंस घुसा घुसा के बनेंगे उसमें, यानी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास बायोनोमेनक्लेचर्स में। इसमें आपको जीनस पहले लिखा जाएगा, फिर स्पीसीज, यानी दो चीजें आ रही है, जैसे बायोनोमेनक्लेचर दिया गया, और ये हो गया आपके इसमें साइंटिस्ट। उसके बाद अभी हम इसमें एक ग्राफ है जिसमें हम देखेंगे कि मतलब कैसे वेरी करता है इसमें कैरेक्टर्स, और एक ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है जिस ग्राफ से क्वेश्चंस हर ईयर पूछ, लगभग आपको ईयर में देखे जाते हैं, वहां से क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसमें से जरूर पूछेगा, किसी की फैमिली, किसी की वंश, किसी का मतलब जीनस, तो किसी का ऑर्डर, यहाँ से पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद आपका इसमें टॉपिक है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। अब देखिए हमने पढ़ लिया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैलोलस लीनियस है। तो जब हम इसमें पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक, तो इसमें आपको सिस्टमैटिक मतलब क्या था कि अगर हम किसी जीव को नाम देने जा रहे हैं, हम कोई चीज सर्च करके ला रहे हैं कि हाँ इसका नाम नहीं पता है, चलो हम इसको देखते हैं, तो हमारे पास सारी चीजें डिफाइन कर दी गई हैं कि हाँ किंगडम इतने हैं, फैमिली इतनी है, फिर उसके बाद ऑर्डर है, फिर स्पीसीज है एंड जीनस है, सारी चीजें पता है हमें कुछ। अब हम कोई जीव खोज के ला रहे हैं, कोई प्लांट खोज के ला रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, उसके कैरेक्टर देखेंगे। कैरेक्टर देखने के बाद फिर हम उसको क्लासिफाइड करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये चीजें हैं, ये कैरेक्टर को देख के फिर उसको हम क्लासिफाई करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये इस किंगडम का है, इस फैमिली का है, इस ऑर्डर का है, इस जीनस का है, इस स्पीसीज का है। फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाएगा कि हाँ इसका जीनस मिल गया, स्पीसीज मिल गया, तो इसको बायोनोमियल नाम भी दे दिया जाए। तो यही होता है आपके पास सिस्टमैटिक के जो बेसिस होते हैं, वो होते हैं आपके पास सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप यहाँ से कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, और फिर उसका किया जाएगा नोमेनक्लेचर। यानी ये 4 बेसिस होते हैं। और एक और आपके पास आ गया, यहाँ से आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी उसको मतलब इवोल्यूशंस भी इसमें चैप्टर है, तो इवोल्यूशन में हमें देखा जाता है ना कि कैसे कैसे ये वेरी किया है, मतलब इसमें विकास इवोल्यूशंस कैसे आए हैं, तो इसमें वो भी रिलेशंस देखा जाएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको भी देखना होगा। ये मॉडर्न था, पहले ये 4 डिफाइन किए जा रहे थे, फिर जब मॉडर्न यहाँ से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया जा रहा था, तो ये 4 बेसिस थे आपके पास सिस्टमैटिक्स के। यानी आप जो भी टेक्सोनॉमी को रखेंगे, टैक्सा जो भी होगा, तो उसका सिस्टम क्या है आपको उस सिस्टम से रखना होगा। तो कैरेक्टिफाई करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे, और फिर उसके बाद एक और क्या चीज देखा जाएगा इसमें से आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये था आपके पास सिस्टमैटिक के बेसिस। अब देखिए हमने ये सब तो कर लिया, फिर उसके बाद आपके पास इसमें आता है टैक्सोनॉमी एड्स, कि बाकी मतलब जैसे कुछ जीवों को खोजा जा रहा है तो उसके एड्स कहाँ है, मतलब क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो जो टैक्सोनॉमी एड्स होते हैं वो आपके पास हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जू एंड की। मतलब इसमें जो भी जैसे जीव हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और मान लीजिए जो न्यू स्पीसीज आ रही हैं, या उन सभी चीजों को हम क्या करते हैं इसमें डिफाइन करते हैं। तो देखिए हर्बेरियम जो होता है ये भी आपके एक प्लांट के लिए है, और ये छोटे प्लांट्स को अब हम हर्बेरियम का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को अगर हम खींच के लेके आ रहे हैं तो उसे हम एक सीट पे, मतलब उसको उस सीट पे उसको फूल को फैलाएंगे, उसकी पत्ती को अच्छे से करके हम इसमें चिपका देंगे, ताकि उसको देख के मतलब कि इसमें जो फ्लावर्स का है उसकी मतलब
कैसे उसकी सिस्टम है, मतलब वहाँ से पेटल्स, सेपल्स, मतलब उनकी संख्या कितनी है और वो अरेंज किस प्रकार से हैं, तो उन सारी चीज़ों को। फिर उनके लिप्स में देखा जाएगा कि उनके लिप्स में जो रिब्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, पैरेलल है कि मतलब राउंड राउंड ऐसे मतलब कहीं है। तो उसके आधार पे फिर उसकी मान लीजिए रूट्स है, अगर छोटा प्लांट है तो उसके रूट्स को देखा जाएगा वहां से कि रूट्स किस प्रकार की है। तो ये सब चीजें आपकी उस मतलब पृष्ठ पे यानी उसको सुखा के, यानी ये किया जाता है प्रिजर्वेशन। हर्बेरियम में आपका किया जाएगा प्रिजर्वेशंस किया जाता है हर्बेरियम में। मतलब इसमें एक प्रकार से आप सुखा के उसको एक सीट पे चिपका के फिर उसके नाम को लिख दोगे, वहां पे उसकी क्या लिखा जाएगा, उसका नेम लिखा जाएगा इसमें, एंड डेट लिखा जाएगा। फिर आपके वहां से साइंटिफिक नेम भी, यहाँ से कॉमन नेम एंड उसके बाद साइंटिफिक नेम भी उसका क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। साइंटिफिक नेम में जीनस तथा उसकी स्पीसीज लिख जाएगी। तो ये आपके पास एक हर्बेरियम सीट में हो जाएगा। और मान लीजिए उस किस प्लेस से लिया गया, उस प्लेस को भी यहाँ पे दर्शा दिया जाएगा। फिर उसके बाद बॉटनिकल गार्डन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बॉटनिकल गार्डन, तो गार्डन है तो भाई यहाँ पे जीवित प्लांट्स को, मान लीजिए हम एक प्लांट्स लेके आते हैं कि हाँ ये प्लांट्स उस एरिया में नहीं सरवाइव कर पा रहा है, तो हम उसको कहीं अच्छी जगह पे ले जाके सरवाइव करवाते हैं, तो वो आपका बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है। वहां पे उसका कंजर्वेशन किया जाएगा, मतलब उसकी देखभाल की जाएगी। तो देखिए इसमें हमने प्रिजर्वेशन किया, लेकिन बॉटनिकल में हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, कंजर्वेशंस। तो देखिए यही छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है। वहां पे रॉन्ग एंड राइट जब लाइनें पूछी जाती है तो यही से बन जाएगा कि किसमें प्रिजर्वेशन किया जाता है और किसमें कंजर्वेशन किया जाता है। मान लीजिए उसमें पूछा कि रॉन्ग्स बताओ कि मतलब यहाँ से रॉन्ग्स कौन सी लाइन्स है, तो वहां पे अगर लिख दिया कि हर्बेरियम में हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो भाई ये पॉइंट गलत हुआ, क्योंकि हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। और कंजर्वेशन मान लीजिए किसी भी प्लांट को हम किसी गार्डन में ले जाके उसको अच्छी तरीके से उसकी मतलब देखभाल की जाएगी, उसको अच्छे से पानी सब चीजें मिलेंगी तो वो अच्छे से विकास कर पाएगा। फिर उसके बाद आता है म्यूजियम। तो भाई म्यूजियम भी एक प्रकार का प्रिजर्वेशन ही है। तो यहाँ से भी अगर देखें आप तो ये भी आपके पास क्या है, प्रिजर्वेशन है, क्योंकि म्यूजियम इसमें आप किसको रखते हैं, प्लांट्स को रखते हो, और इसमें हम एनिमल्स के, मान लीजिए मृत एनिमल, मान लीजिए हम डाई एनिमल्स, जितने भी डाई मतलब छोटे एनिमल्स होते हैं, मान लीजिए जो ऐसा लग रहा है कि ये स्टिंग कर जाएंगे या मतलब ये रेड लाइन में आ रहे हैं, तो उनको म्यूजियम में रखा जाता है कि ताकि हम आगे की जनरेशन को या आगे हम इसका अध्ययन कर सके कि हाँ इस प्रकार का भी जीव पाया जाता था। तो अभी आप किसी भी म्यूजियम में जाएंगे तो पहले शायद डायनासोर के बोन रखे गए हैं, मतलब स्ट्रक्चर रखा गया उसका, तो उसकी हड्डियां रखी गई हुई। अब डायनासोर को तो पूरा ऐसे रखा नहीं जाता ना स्टेपिंग करके, तो उसकी हड्डियों को स्टेपिंग करके क्या किया गया है, रखा गया है। और जो छोटे जीव होते थे उन्हें हम पिन द्वारा उसमें क्या करते थे, एक पे मतलब एक सीट पे उसको चुभा मतलब दबा के और फिर उसको रख दिया जाता था। तो भाई उनको जैसे रखा जाता है, जो जीवों को अगर देखेंगे तो वहां पे एक चीज में रखा जाता है, फॉर्मेलिन में रखा जाता है जैसे प्लांट, ताकि वो खराब ना हो। लेकिन जो बोन्स रखी जाती हैं तो या उनके मतलब कोई भी कंकाल्स रखे जाते हैं तो वो वैसे ही स्टेपिंग करके रख दी जाती है म्यूजियम में, ताकि हम आगे उसका अध्ययन कर सकें। तो यानी ये भी आपके पास प्रिजर्वेशन ही है। फिर उसके बाद जू आ गया। तो जू में हम क्या करेंगे, एनिमल्स की सुरक्षा करेंगे। इसमें भी मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि कोई एनिमल्स एक्सटेंट करने वाला है, तो हम उस एनिमल्स को लेके आके जू में रख देंगे ताकि उसकी अच्छे से देखभाल हो और उसकी जो मतलब स्पीसीज है वो बनी रहे, उसकी स्पीसीज खत्म ना हो वर्ल्ड से। फिर उसके बाद की आता है। तो देखिए की क्या है, यहाँ से दो पॉइंट होते हैं, एक आपका एक्सेप्ट एंड दूसरा पॉइंट होता है रिजेक्ट। अब मान लीजिए कि इसमें से हम किसी चीज को खोज के ला रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें से ये है कि मान लीजिए हम किसी एक ऑर्डर ले रहे हैं, या हम एक छोटी बात करें, हम एक फैमिली ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम फैमिली ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें तो पता नहीं कि हाँ ये इसी फैमिली के हैं, तो हम सबसे पहले हाँ किंगडम जानते हैं कि हाँ ये इस किंगडम के हैं, तो भाई किंगडम पे हम गए, हाँ ये दोनों इसी किंगडम के हैं। लेकिन आपको बताना था कि ये फैमिली, इस फैमिली का खोज के लेके आओ, तो आप कोई दो ऐसे प्लांट लेके गए कि जिनका किंगडम समान है, ऑर्डर भी समान हो गया,
फिर लेकिन अब जब फैमिली पे आपको देखना है, तो जब आप फैमिली की जगह पे जाओगे उन दोनों प्लांट को लेके, तो 2 जगह से तो आप पास होके आए हो कि हाँ, इसे ले जाओ, वहाँ पे आपके हो जाएँगे, इन दोनों का हो जाएगा। लेकिन जब आप मेन फैमिली पे देखा जाओगे, तो मान लीजिए आपको सोलेनेसी की चाहिए होती, तो आपने पोटैटो लाया, और एक मान लीजिए आपने कोई और फैमिली का ला दिया था, मैमल्स मतलब यहाँ से प्लांट देख रहे हैं ना यहाँ से, तो आप एक फैमिली वाला लेके आए थे, एक डिप्थेरा ऐसे कुछ लेके आ गए थे आप। तो फिर उसके बाद सोलेनेसी चाहिए था, तो एक को आपको जब सोलेनेसी मिल गया कि हाँ, पोटैटो सोलेनेसी है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो आप गलत वाला लेके आए हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें कीक में इस तरीके से उसका सुरक्षा की जाती है। हाँ, सोलेनेसी को रख दो, यहाँ पे इसकी मतलब अच्छे से देखभाल रहेगी, बनी रहेगी। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें होती हैं, एक एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये था आपके पास पूरे चैप्टर्स का रिवीजन। यहाँ से चैप्टर बहुत छोटा है, और यही इसमें बेसिक चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चंस बन के आपको डायरेक्ट मिलेंगे। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो देखोगे आपके यही से क्वेश्चन उसके उठ के आए हैं। और एक टॉपिक बचा हुआ है इसमें, जो ग्राफ है, उस ग्राफ को हम देख लेते हैं। उस ग्राफ में आपको मतलब वही जीनस, स्पीशीज, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कैसे मतलब वेरी करती हैं, कहाँ पे जो कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और कहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। और दूसरा एक ग्राफ आपके बुक में दिया है, कुछ जीवों के पूरे वर्गीकरण किया, मतलब पूरे क्लासिफिकेशन किया है। तो उस दोनों ग्राफ को देख लेंगे तो हमारा ये चैप्टर्स रिवाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कुछ पीवाई को कर लेंगे। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि आखिर जो यहाँ से आपकी टैक्सोनॉमीज में ये जो बांटे गए हैं कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, कि मान लीजिए किसी भी जीव को हम लेके आ रहे हैं तो जो क्लासिफाई करेंगे, तो क्लासिफाई करने का सिस्टम क्या है, तो ये है आपके प्रकार कि क्लासिफाई जो किया जाएगा वो इनमें उनको किसी भी जीव को कैरेक्टराइज करने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद जब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इन सारी चीजों में हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो आपके पास स्पीसीज है। और यहां से देखा जाए तो मतलब बिगेस्ट यूनिट आपके पास कौन है, किंगडम है। यानी यहाँ से ये वेरी करता चला जाएगा, यहाँ से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड, देखिए एनिमल्स के लिए आपके यहाँ पास यूज होता है फाइलम, एनिमल के लिए आप क्या करेंगे यूज, एनिमल, एंड डिवीजन के लिए आप क्या रखोगे, प्लांट। तो प्लांट को हम डिवीजन में क्लासिफाई करते हैं, और एनिमल को हम फाइलम में क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप स्पीसीज बताओगे। अब यहाँ से किसी भी जीव में मतलब किस यूनिट में मोस्ट सिमिलरिटी दिखती है, तो यहाँ पे आपके पास मतलब मोस्ट सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। या तो आप मैक्सिमम सिमिलरिटी लिख सकते हो, मैक्सिमम सिमिलैरिटी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, मिनिमम सिमिलैरिटीज। यानी आप किसी भी जीवों को लेके आ रहे हो, तो भाई किंगडम तो आपके पास कितने हैं, किंगडम की बात की जाए तो 5 मतलब किंगडम यहाँ से डिफाइन किए गए हैं। अभी आपको क्लासिफिकेशन आगे पढ़ना ही है, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ से क्या है, प्लांटिया है, फिर उसके बाद एनिमलिया है, फिर यहाँ से मोनेरा है, प्रोटिस्टा है एंड फंजाई है। तो ये 5 ही किंगडम है, लेकिन स्पीसीज का तो भाई कोई अंदाजा नहीं है। एक ही मतलब किंगडम में बहुत सारी स्पीसीज आ सकती हैं। तो यहाँ पे जब हम कैरेक्टर्स को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टर मान लीजिए इस जीव को ले रहे हैं, तो दूर दूर तक उसके कैरेक्टर मिलेंगे नहीं, लेकिन वो एक ही किंगडम का होने के बावजूद भी। लेकिन अगर हम एक ही स्पीसीज की 2 जीव ले लें, तो वहां पे जो कैरेक्टर होंगे बहुत ही अधिक देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम बात करते हैं, मान लीजिए स्टडी तो सभी लोग करते हैं कि हाँ ये सभी स्टूडेंट्स हैं, कॉमन बोल दिया जाएगा कि स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट में भी अलग अलग फील्ड्स में, मान लीजिए 12th तक सभी जनरली पढ़ रहे हैं कि हाँ 12th तक पढ़ रहे हैं सभी। मान लीजिए कोई कॉमर्स ले लेता है, तो बाकी साइंस, अगर साइंस वालों की बात की जाए तो हाँ साइंस है। तो भाई कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, तो कोई मतलब डॉक्टर्स के लिए जाएगा, तो कोई मतलब अलग अलग यहाँ से मान लीजिए कोई आईएएस या मतलब
सिविल्स की तैयारी कर सकता है, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, हर स्टूडेंट अलग हो जाते हैं। तो अगर आपको देखना है कि उसमें स्टूडेंट में सिमिलरिटी देखना है सब्जेक्ट की, तो मान लीजिए जैसे कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके जितने भी अगर दूसरा भी आपके पास बंदा आ गया तो वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप दोनों में कॉमन चीजें मिलेंगी, क्योंकि वो भी बायोलॉजी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, आप भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे। तो इसी तरीके से जीवों में भी होता है कि अगर हम दो स्पीसीज ले लें, तो उनमें जब हम कैरेक्टर देखने के जाएंगे तो बहुत ही सिमिलर कैरेक्टर मिनिमम मतलब मैक्सिमम मिलेंगे। और अगर हम किंगडम के पॉइंट पे चले जाएं तो बिगेस्ट आपके पास यहाँ पे यूनिट तो है, ये सबसे बड़ी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे बहुत ही मिनिमम सिमिलर होंगे। और ये पॉइंट्स आपसे पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट आपके लिए ये याद रखना कि इसका क्रम मतलब इसका जो ऑरेंज किया गया है उसको याद रखना है। या तो आप यहाँ से बढ़ते से घटते मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग रख लो, या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग रख लो। तो भाई सबसे छोटा स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। यानी यहाँ से अगर आप याद करो तो SGFOCP यहाँ से आप ऐसे करके याद कर सकते हो, क्योंकि इस क्रम से पूछे जाते हैं बहुत क्वेश्चन। इस क्रम को ही ऑरेंज करके आपको पूछ देगा। मान लीजिए इसमें सभी से नहीं पूछेगा, लेकिन स्पीसीज के बाद आपको फैमिली दे सकता है, फिर क्लास दे सकता है, और उसमें गलत सारे भी देगा कि आपको पास स्पीसीज के बाद फैमिली और फैमिली के बाद जीनस दे देगा। तो इस तरीके से वो रॉ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपको इसका क्रम याद रखना है, फिर कौन छोटी का मतलब कौन इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट है, कौन बिगेस्ट यूनिट है, कहाँ पे कैरेक्टर बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं और कहाँ पे कैरेक्टर बहुत ही कम सिमिलर होते हैं। तो ये पॉइंट था इसमें। अब एनसीईआरटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिस ग्राफ से आपके पास 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और उस ग्राफ को हम देखते हैं कि आखिर इस ग्राफ से क्वेश्चन कौन है। तो भाई 4 ही प्रकार के जीव हैं, 4 ही प्रकार के लिविंग थिंग्स हैं इसमें, और उन्हीं लिविंग को हमें क्लासिफाई करके याद रखना है, हर एक का ऑर्डर, हर एक की फैमिली, हर एक का फाइलम, हर एक का डिवीजन। तो सबसे पहले हमारे पास मैन आ गया, हम ही आ गए। अब हमारे बारे में तो सारी जानकारी पता होनी चाहिए ना भाई, हम ह्यूमन है, हम ही तो पढ़ रहे हैं भाई। अब तो मैंगो तो पढ़ नहीं रहा है कि उसको याद करना होगा, और बाकी लैंस तो पढ़ नहीं रहा है कि उसको याद करना है। सबकी जिम्मेदारी याद करना हम ही, हमारे बेचारे नीट स्टूडेंट्स के ही ऊपर है। तो चलिए याद ही करते हैं। तो सबसे पहले मैन का बायोलॉजिकल नाम, ये आपके पास मैन कॉमन नाम है कि हाँ मानव, ह्यूमन जानते हैं। फिर उसके बाद इसका क्या है, यहाँ से होमो जीनस हो गया, एंड इसकी सेपियंस आपके पास स्पीसीज हो गई। फिर यहाँ से स्पीसीज ना पूछ के आपसे इसका जीनस लिखा गया, तो जीनस आपका यहाँ से होमो हो जाएगा। और जो जीनस होता है उससे ही मिलती जुलती फैमिली होती है, तो यानी आपकी जो फैमिली होगी वो होमो निडे हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइमेटा। एंड जो क्लास है आपके पास मैमल्स। एंड जो फाइलम है आपके पास वो है कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा किसके आधार पे बनाया गया, नोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, यानी जिसके अंतर्गत नोटोकॉर्ड्स पाई जाएगी उसको हम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखेंगे। तो हमें फाइलम रखना तो हमने कॉर्डेटा रख दिया। फिर उसके बाद हाउस फ्लाई, ये कॉमन नेम हो गया। अब भाई हाउस फ्लाई हम तो यहाँ जानते हैं, हाउस फ्लाई शायद अमेरिका में से किसी और नाम से जाना जाता हो, इंग्लैंड में किसी और नाम से जाना जाता हो। तो ये मुश्किल को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने बायोलॉजिकल नेम दिया, इसको हम हर जगह जानेंगे, मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, ये आपके पास इसी नाम से जाना जाएगा। तो इसमें जो आपके पास जीनस है वो हो जाएगी उसके, एंड उसके बाद यहाँ से इसकी फैमिली देखी जाए कि आखिर इसकी फैमिली क्या है, फिर इसका ऑर्डर क्या है, फिर इसका क्लास क्या है, तो इसमें भी तो फाइलम ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो फैमिली होती है वो आपके पास होती है स्केडी। आपको फैमिली में मतलब ए ये मिल ही जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए पूछा था कि इनमें से फैमिली कौन है, तो आपको ये कॉमन वर्ड खोज लेना है, बस ए
यहाँ से होमोनिडे, मुस्केडी, फिर उसके बाद सोलानेसी, तो ये सब में एसी एसी आता रहता है भाई। एसी तो बहुत अच्छी लगती है, तो याद रखना। फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास इसका ऑर्डर क्या है। यहाँ से जैसे आपके पास मैन का प्राइमेटा हो गया, वैसे ही आपके पास हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है। तो हाउस फ्लाई का जो वर्ड ऑर्डर है वो आपके पास है डिप्थेरा। एंड इसका जो क्लास है वो है इंसेक्टा, क्योंकि ये किस में आती है, इंसेक्टा में आती है। फिर उसके बाद फाइलम क्या है, तो भाई इंसेक्ट को किसके अंतर्गत रखा गया, तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि सभी जितने मतलब आर्थ्रोपोडा इसमें से मतलब जो मतलब अलग अलग इसमें मतलब जो इनके पैर होते हैं, मतलब इनके लेग्स होते हैं वो, या किसी भी का मतलब इसमें खंडित होते हैं, मतलब ये अलग अलग पॉइंट अलग अलग ज्वाइंट में जुड़े होते हैं, तो उन सभी को किसमें रख दिया गया है, इंसेक्टा में। काकरोच को रखा गया है, लिजर्ड को, सॉरी लिजर्ड नहीं, उसमें बिच्छू को रखा गया, स्कॉर्पियन को रखा गया, तो ये सारे जो किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब हमारे पास आ गया एक प्लांट मैंगो, और मैंगो किसको नहीं भाई होगा पसंद, तो मैंगो का भी आपको साइंटिफिक नेम जानना होगा। हम तो जाने शायद मैंगो, लेकिन कहीं और चले गए तो हम मैंगो बोले तो भाई वो समझ ना पाए, तो हम सीधे सीधे बॉटनिकल नाम बोलेंगे। वैसे ये पढ़ा लिखा ही जानेगा, अब जनरली इंसान थोड़ी जानेगा। फिर उसके बाद यहाँ से मैंगो का जो होता है वो मैग्निफेरा इंडिका, फेरा इंडिका, तो याद रखिए भाई आम, बहुत फलों का मतलब बोला जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स, तो आम इंडिया में ही बोला जाता है, तो यहाँ से इंडिका हो गया। तो इसकी जो जीनस है वो क्या है, मैंसनीफेरा। एंड अब आप देखो, हम अगर इसकी फैमिली देखें तो एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, इसमें भी आ गया एसी, एनाकार्डियेसी, भाई फैमिली में ऐसे चल रही, फैमिली में ऐसी लगाओ, अच्छी रहेगी, गर्मी में हलचल नहीं होगी, तो भाई फैमिली से याद रखेंगे हम, सब में ऐसी ऐसी लगी रहेगी। अब जो आपके पास मैंगो का ऑर्डर क्या है, तो इसमें से ऑर्डर को थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसमें से स्पॉन्डिएट्स, ये आपके पास यह क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। फिर अगर हम इसका क्लास देखें तो क्लास भाई डाइकोट है ये, यहाँ से इसमें से सीडेड देखा जाता है, तो इसमें डाइकोट तथा मोनोकोट होते हैं, तो ये आपके पास मैंगो डाइकोट है, क्योंकि जब भी आप मैंगो की सीड्स को ओपन करोगे तो उसमें 2 कोटिलेडन्स मिलेंगे, तो जब 2 कोटिलेडन्स है तो डाइकोट के अंतर्गत ही जाएगा। अब मैंगो में फूल फ्लावर्स आते हैं, फिर वहां से पॉलिनेशंस होते हैं, तब फ्रूट्स बनते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग प्लांट है, तो भाई इसमें क्या आएगा, एंजियोस्पर्म, ये एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही आएंगे। अब आपके पास आ गया विट, बिना विट के तो भाई जीवन ना चले, हम सुबह शाम विट खाते ही रहते हैं, ब्रेड खाएं कुछ भी खाएं विट के भी बने हैं, तो विट को भी हम याद रखना है कि भाई विट के नाम क्या है, तो जो विट का जो नाम होता है वो ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एसिटिवम, ये आपके पास हो गया साइंटिफिक नेम। फिर इसका जो है जीनस, तो वो आपके पास ट्रिटिकम ही हो जाएगा, स्पीसीज आपके पास एसिटिवम है। अब इसकी जो फैमिली है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा, मतलब पोहा, पोहे खाते हैं ना, तो वैसे हम पोएसी से, या मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें बनती हैं। आप किसी भी मतलब गेहूं को आप चाहे जिससे याद रख सकते हो, गेहूं तो हम हमेशा लेते रहते हैं, हमेशा मतलब मेन फूड्स के मतलब फूड्स के रूप में, तो फूड से ही आप याद रख लो कि फूड है भाई, किसी खाना नहीं खा रहे तो फूड से मतलब पी पी इसमें आएगा, तो यहाँ से जो आपके पास फैमिली है वो है पोएसी, वो ऐसी। फिर उसके बाद जो ऑर्डर है वो भी आपके पास यहाँ से पी से ही शुरू हो जाएगा, फोल्स, पोएल्स, पोएसी, पोएल्स। अब यहाँ से जो मतलब क्लास है इसका, तो भाई गेहूं तो आपको पता होगा कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 2 कॉर्डिलेडन्स में निकलेगा नहीं, यही तो है भाई एग्जाम्पल मोनोकॉट का, यानी आपके पास ये क्या हो जाएगा, मोनोकॉट्स। एंड ये भी आपके पास आ जाएगा एंजियोस्पर्म,
क्योंकि इसमें भी बनता है फ्लावर्स एंड होते हैं पॉलिनेशंस। और देखिए पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि आपसे पूछा जाता है कि व्हीट तथा राइस में मतलब जो वहाँ पे क्या कहते हैं पॉली पॉलिनेशंस के लिए मतलब जो एक्टिव होते हैं वहां से पॉलन गैंस वो कितने टाइम्स के लिए होते हैं, तो 30 मिनट्स के लिए होते हैं। 30 मिनट्स में उनका पॉलिनेशन हुआ तो भाई हाँ अच्छे से गेहूं पे मतलब बीज अच्छे से जो वहां पे फसल होगी अच्छी होगी। अगर मान लीजिए 30 मिनट में बहुत तेज हवा चल गई या हवा ही नहीं चली तो वहां पे फिर क्या होगा, उसका वहां पे फसल बेकार हो जाएगी। भाई जो किसान सोच रहा था कि मेरी फ्लावर तो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, फल बहुत अच्छे आएंगे, तो उसकी पानी पे उसकी सोच पे क्या फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा। तो आपके लिए क्योंकि इसमें दो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, टाइमिंग 30 मिनट के लिए और पॉलिनेशन कैसे होता है, भाई एयर द्वारा होता है। तो अगर एयर चली अच्छे से चली तो होगा, नहीं चली तब भी नहीं होगा। बहुत तेज चल दी तो आपके पास जो पॉलन गैस है वो उड़ के भाई कहीं और चलेगा, तो कहाँ से होगा पॉलिनेशन। क्योंकि ये हल्के तो होते ही हैं, क्योंकि वायु से हो रहा है तो उनकी गुण होना चाहिए, उनके कैरेक्टर होना चाहिए कि वो क्या हो, हल्के हो। तो ये सारा था आपके पास फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो हम आधे से मान लीजिए 14 मिनट में सारे चैप्टर को क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए। तो आप अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो कि हाँ आपका सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो गया, तो आप एक कमेंट्स करिएगा, आपको इसके जितने भी पी वाई क्यू हैं सारे पी वाई क्यू करा दिए जाएंगे। तो आई होप आपके जो नीट एग्जाम है बहुत ही बेस्ट जाए। बस आप अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिएगा, बस अच्छे से तैयारी करते रहो और अपना 100% दे दो। फिर उसके बाद चाहे जो हो आपका रिजल्ट आए चाहे जैसे भी आए, बस अपने कॉन्फिडेंस को। और जिंदगी एक जंग है, एक संघर्ष है, तो भाई इसे लड़ते तो रहना ही पड़ेगा। कभी भी आप हार नहीं मानोगे। बहुत सारे स्टूडेंट है कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मान लीजिए उनके नहीं सिलेक्शन हुए, तो भाई बहुत सारी लाइफ में और चीजें बची हुई हैं। तो आप फिर से तैयारी करो, फिर से संघर्ष करो, फिर तो हो ही जाएगा। आप तैयारी करोगे तो एक दिन जो मंजिल है ना वो खुद आपके पास आएगी कि हाँ इस बंदे ने पूरी ताकत लगा दी है। अब मैं अगर इसे नहीं मिली ना तो फिर ये जो मेहनत हार्ड वर्किंग का जो डिफिनेशन होता है वो फेल हो जाएगा। तो आप पूरी झोंक दो पूरी जी जान से मेहनत, फिर आपकी जो मंजिल है जो आपका गोल है वो तो मिलेगा ही। तो थैंक यू, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड, मेहनत करते रहिए, अपनी मंजिल्स को सामने रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पूरे बायोलॉजी को हम आपके के जो बचे हुए 40 डेज हैं उसमें से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और उनके साथ साथ हम सभी पी वाई क्यू भी कर लेंगे। हर ईयर के जो 100 क्वेश्चन है उनके भी प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। और आप लोग की हेल्प होती रही तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।